कर रहे हैं कि देश में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिस पर 8 बजे बात हो सकती है, होनी चाहिए, कई चैनल कर भी रहे हैं, पर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। हम जहांगीरा इलाके में तोड़फोड़ के संदर्भ में और उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बात करने नहीं जा रहे हैं। हम कांग्रेस में पिछले 3-4 दिन से जो कवायद चल रही है प्रशांत किशोर के साथ, उस पर भी बात करने नहीं जा रहे हैं। हम बुलडोजर के संदर्भ में पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल बन रहा है उस पर भी बात नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के संदर्भ में जिस प्रकार की खाई बढ़ रही है उस पर भी आज बात नहीं कर रहे हैं। हम रूस यूक्रेन के युद्ध के संदर्भ में भी आज बात नहीं कर रहे हैं। हम इससे इतर आज बात कर रहे हैं शिक्षा की नई तैयारी, बहुत मिलेंगे डिग्रीधारी, इस विषय को लेकर नई शिक्षा नीति जोर शोर के साथ में अनाउंस की गई थी। दुर्भाग्य रहा कि जब शिक्षा नीति आई उसी के साथ में कोरोना भी आया, इसलिए उतनी बात नई शिक्षा नीति के संदर्भ में नहीं हुई जिस तरीके की बात एक विचारवान समाज और एक संभावनाशील देश में होनी चाहिए थी। लेकिन अब चूंकि कोरोना से लगभग हम उबर रहे हैं, तो अब नई शिक्षा नीति को लेकर बात करना जरूरी हो गया है। अभी हाल ही में 2 खबरें हमारे बीच में आई हैं। एक खबर उच्च शिक्षा के संदर्भ में ये आई है कि अब एक क्रांतिकारी फैसला अमल में लाए जाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अर्थात यूजीसी के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए, जिसके तहत ये कहा गया है कि अब अगर छात्र चाहें तो वह एक साथ 2 स्नातक या 2 स्नातकोत्तर डिग्री एक साथ हासिल कर सकते हैं। कई लोग इस फैसले का बड़ा स्वागत कर रहे हैं, हम भी स्वागत कर सकते हैं, लेकिन हमारे इसके साथ में कुछ सवाल हैं, इसीलिए इस विषय को लेकर आपके बीच में है। इसके साथ में दूसरी खबर अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के संदर्भ में, जिनके संदर्भ में भी एक नई किस्म की व्यवस्था को स्वीकार करने की बात कही गई है। हम इन दोनों विषयों पर ही बात करेंगे। हम बात करेंगे उस भारत के संदर्भ में जिसमें ज्ञान के संदर्भ में अपेक्षा की गई, उस देश में डिग्री की महत्ता वक्त के साथ बढ़ती गई। फिर बीच में बताया गया कि डिग्री के तो कोई मायने नहीं है, डिग्री के आधार पर कुछ होता नहीं है, डिग्री के आधार पर कुछ मिलता नहीं है, बेरोजगारों की एक लंबी कतार है। लेकिन इन सब के बीच में अगर कुछ नहीं है तो फिर जाके ये 2 डिग्री एक साथ करने की बात क्यों आ रही है? क्या इस देश में उच्च शिक्षा का स्तर वाकई इतना ऊंचा पहुंच चुका है जिसके आधार पर नीति निर्माताओं ने माना है कि हमारे बच्चे इतने ज़्यादा संभावनाशील हैं, इतने ज़्यादा विवेकवान हैं, इतने ज़्यादा गुणवान हैं, जिसके तहत उनके संदर्भ में इतना पर्याप्त नहीं है कि वह एक बार में 1 डिग्री पाएं या एक पाठ्यक्रम को ही पढ़ें, इसलिए उनके लिए 2-2 डिग्री की सहूलियत उपलब्ध करा दी जाए। जिस देश के अंतर्गत पिछले 3 साल से शिक्षा अपने आप में मजाक बनकर रह गई, कोरोना काल के अंतर्गत हमारे पास में ऐसे बच्चों की एक फौज तैयार हो गई है जिन्होंने वस्तुतः परीक्षा दी ही नहीं है और वो स्नातक होने के लिए तैयार हो गए हैं। इसलिए हो गए हैं क्योंकि कई प्रकार के प्रयोग तमाम राज्यों के विश्वविद्यालय और बोर्ड के द्वारा किए गए, जिसके तहत आप घर जाइए, घर से कॉपी ला के जमा करा दीजिए, इसके आधार पर आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। जनरल प्रमोशन दे दिए गए। अब इसके साथ में ये सहूलियत दिया जाना किसके लिए लाभप्रद है? इस देश के लिए लाभप्रद है, इस देश के निवासियों के लिए लाभप्रद है, या पिछले 1-1.5 दशक से जिस प्रकार से निजी विश्वविद्यालयों की फौज तैयार हो गई है, जिस प्रकार से दुकानें खुल गई हैं, उन दुकानों में एक नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जैसे हम खाने पीने की दुकानों पर जाते हैं तो वहाँ पे कॉम्बो ऑफर चलता है कि आप बर्गर लीजिए और बर्गर के साथ में अगर कोल्ड ड्रिंक लेना चाहते हैं तो कुछ सस्ते में मिल जाएगा। तो क्या इसी प्रकार के खाने पीने की दुकानों के रूप में हम विश्वविद्यालय को तब्दील करने जा रहे हैं, या इससे इतर वाकई हमारी गुणवत्ता बढ़ने वाली है? इस पर हम बात करेंगे। 4 खास मेहमान इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश के सम्मुख इस ज्वलंत विषय के संदर्भ में वाकई कुछ गंभीर बात करें, उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र 100 साल पहले जो तिलक कह गए थे वही है। उस समय पर उन्होंने कह दिया था कि आजकल शिक्षा तो रोटी कमाने का एक धंधा सा हो बैठी है, या शिक्षा नहीं मजदूरी है। उससे राष्ट्र की उन्नति नहीं उल्टे अवनति ही होगी। लोकमान्य तिलक ने 100 साल से भी पहले इस बात को कहा था। उन्होंने शिक्षा के संदर्भ में कहा था कि ये जो शिक्षा मिल रही है इसके कोई मायने नहीं है। पर अब शिक्षा जहां पर मिल रही है वो स्कूल कॉलेज ना होकर दुकानों के जो स्वरूप ले रहे हैं, क्या इसके संदर्भ में हमें विचार करने की जरूरत नहीं है? गंभीरता से आप इस पर मनन करें और इसी की रोशनी में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ NK त्रिपाठी साहब मौजूद हैं, पुलिस अधिकारी रहे हैं, वर्तमान में कुलपति हैं मालवांचल निजी विश्वविद्यालय के। हमारे साथ डॉक्टर कमलाकर सिंह हैं, शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। उन्होंने कई प्रकार की भूमिका निभाई है। उन्होंने मंत्रालय में रहकर सचिव के स्तर पर भी काम किया, विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के तौर पर भी काम किया और राजा भोज विश्वविद्यालय के कुलपति के तौर पर भी काम किया। तकरीबन 4 दशक का उनका अनुभव है शिक्षा जगत का, वह हमारे साथ है। हमारे साथ प्रोफेसर प्रवन शर्मा जी हैं जो विभागाध्यक्ष हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के, और साथ ही डॉक्टर मनोज पांडे शिक्षाविद वरिष्ठ प्रोफेसर हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर कमलाकर सिंह जी से करते हैं
और कमलाकर सिंह जी से ही समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई हमारे बच्चे इतने ज़्यादा प्रतिभावान हो गए, हमारे कॉलेजों में इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रोफेसर की उपलब्धता इतनी ज़्यादा हो गई कि ये लग रहा है कि यार एक डिग्री पर्याप्त नहीं है। कमलाकर सिंह साहब, बच्चों की संभावना ज़्यादा है, क्षमता ज़्यादा है, एक डिग्री से आकलन नहीं होता है, इसलिए उन्हें एक साथ 2-2 डिग्री उपलब्ध कराई जाए। या आप भी इस विचार के साथ हैं, कुल मिला के एक डिग्री 50,000 की और 2 डिग्री 75,000 रुपये की इस पैकेज पे जाया जाए, ज़्यादा फायदे का सौदा है। कुल मिलाकर आप जैसा अनुभवी शिक्षाविद किस विचार के साथ है इस नई शिक्षा नीति के संदर्भ में? हिमांशु जी, धन्यवाद आपको हमें आमंत्रित करने के लिए। इस विषय पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो आपने उठाया है, ये वास्तव में इस समय ये विचार विमर्श का मुद्दा है और शिक्षाविदों के बीच में चर्चा का विषय भी बना हुआ है जी। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 अभी आई है, मैं उसका स्वागत तो करता हूं जी। उसमें कुछ खास बात ये इसलिए करता हूं कि ये पहले ये जो शिक्षा थी कंपार्टमेंटलाइज्ड थी शिक्षा। मतलब ये था कि इसको हम एक सीमित दायरे में रखते थे और कुछ ही विषयों का अध्यापन कराते थे। सपोज करिए यदि कॉमर्स वाला लड़का है तो कॉमर्स पढ़ेगा, साइंस वाला लड़का है तो साइंस पढ़ेगा, आर्ट्स वाला लड़का तो आर्ट्स पढ़ेगा, साइंस वाला ह्यूमैनिटीज नहीं पढ़ सकता जी। तो ऐसे इस जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम में लाए हैं। ये तो समझ में आता है, एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन क्या होता है, क्योंकि ये परिवर्तन दुनिया में हो रहा है, बहुत पहले की शिक्षा नीति बनी हुई थी और परिवर्तन होना भी चाहिए और होते भी रहना चाहिए। अभी जैसा कि वर्तमान में आपने बताया कि 2 बिंदुओं पर इन्होंने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने 2 बिंदुओं पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। पहला लिया इन्होंने कि छात्र डुअल डिग्री ले सकता है, मतलब 2 प्रकार के डिग्री प्राप्त कर सकता है। पहला डिग्री वो होगा जो रेगुलर होगी और रेगुलर के साथ यदि लेगा तो उसके साथ दूसरी ओडीएल लेनी पड़ेगी, मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के साथ लेना पड़ेगी जी। दूसरा, यदि दोनों डिग्री साथ साथ लेता है तो दोनों रेगुलर डिग्री लेता है तो उसके साथ पहली डिग्री जो ले रहा है उसके बाद दूसरी डिग्री के क्लास के टाइमिंग में डिफरेंस होगा जी। तीसरा इस प्रकार से ले सकता है डबल डिग्री कि यदि वो एक डिग्री ले रहा है तो दूसरी डिग्री जो होगी वो दूसरी डिग्री जो होगी वो ऑनलाइन मोड से न हो करके उसमें डिफरेंस होगा, डिप्लोमा ले सकता है, ऐसा कर सकते हैं। पहला तो ये ले लिया इन्होंने, लिया 14 अप्रैल के समथिंग, ऐसी कुछ मुझे याद नहीं है, मुझे लगता है कि 13 अप्रैल को ये लिया इन्होंने जी। सेकंड थिंग, अभी कल ही हमने उसकी रेगुलेशन तो देखा नहीं, कल अखबार में पढ़ा, कल टीवी में भी देख रहा था मैं, और उसके लिए उन्होंने मिस्टर यूजीसी चेयरमैन साहब ने उसको अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि यूजीसी डुअल डिग्री भारतीय और विदेशी संस्थानों से भी ले सकेंगे जी, जिसको संयुक्त डिग्री होगी वो जी। और वो उन्होंने कहा संयुक्त डिग्री ले लेंगे, मतलब 2 अलग, पहली वाली तो इनसाइड द कंट्री हो गया, दूसरा ये कहा कि आप बाहर के विदेश के विश्वविद्यालयों से भी 2 प्रकार की डिग्री डुअल डिग्री ले सकेंगे। अब उन्होंने इतना कठिन उसमें बना दिया है। अब जैसे उन्होंने कहा कि 3 प्रकार के लोग दे सकते हैं इसमें डिग्री। पहला तो उन्होंने कहा कि जिसका नेट स्कोर 3.01 होगा जी। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जो एक्रेडिटेशन की हिंदुस्तान में एक संस्था है जी, जो सभी विश्वविद्यालयों को, मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश भर के विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों को एक ग्रेडिंग देता है। उस ग्रेडिंग के हिसाब से उन्होंने कहा कि जो 3.01 ग्रेडिंग न्यूनतम स्कोर होगा उसको देंगे। अब मैं इसके बारे में बताना चाहता हूं कि जो ग्रेडिंग होती है जी, जो ग्रेडिंग होती है 3.01 टू 3.25 इज ए ग्रेड, उसको ए ग्रेड में मानते हैं। फिर 3.06 से 3.50 ए प्लस प्लस होता है, 3 से ट्रिपल प्लस हो तो 3.1 होता है। अब आप मैं ये कहना चाहता हूं कि 3.1 से 3.25 यदि माने तो ए ग्रेड की ये विश्वविद्यालय या कॉलेज होंगे। मुझे लगता है कि मैं यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करूं जी, मतलब देश के संदर्भ में ज्यादा, चूंकि मैं मध्य प्रदेश में ज्यादा काम किया है, तो मध्य प्रदेश के संबंध में बात करूं तो मुझे नहीं लगता कि ए ग्रेड के 2, 4, 5 कॉलेज होंगे, ऐसा मतलब अंदाजन बता रहा हूं क्योंकि एग्जैक्टली मुझे नंबर नहीं आता है। 3, 4, 5 कॉलेज से ज्यादा नहीं होंगे। यूनिवर्सिटी भी मुझे लगता है एक आध ही होगी। मैं कमलाकर जी थोड़ी मोटी बात में रहता हूं, मैं बहुत इसको शिक्षाविदों के बीच का मंच नहीं बना चाहता, आम आदमी जो समझ पाए उस तक रहना चाहता हूं। आपसे सीधा समझना ये चाहता हूं
कि क्या इस देश की उच्च शिक्षा की व्यवस्था में जो एक डिग्री हासिल करने के संदर्भ में भी प्रावधान और प्रक्रिया है, क्या वह भी इतनी स्तरीय है कि उस डिग्री को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को योग्य समझा जाए? और हम दूसरी डिग्री भी साथ में देने के लिए तैयार हैं। क्या आप इस फैसले के साथ हैं या खिलाफ हैं? देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट बात मैं कहना चाहता हूं जी कि हम पहली डिग्री 2 डिग्री दे करके पहली डिग्री का डिवेल्यूशन कर रहे हैं। जी। माने पहली डिग्री यदि छात्र ले रहा है तो यदि वो 2 डिग्री ले रहा है तो पहली डिग्री को वो उतना स्तरीय नहीं बना सकता जितना वो दूसरे का। आप समझ लीजिए कि एक आदमी 2 जगह पढ़ने वाला है जी। तो 2 जगह पढ़ने वाला तो कंसंट्रेशन दोनों में देगा, तो क्वालिटी ना तो इसमें आएगी ना तो क्वालिटी उसमें आएगी। ना क्वालिटी उसमें आएगी ना उसमें आएगी। पर मेरे साथ में प्रोफेसर एन के त्रिपाठी साहब हैं, कुलपति हैं मालवाचल विश्वविद्यालय के, उनसे सीधे पूछ लेता हूँ। कमलाकर सिंह जी तो ये कह रहे हैं कि अगर 2 डिग्री ले रहे हैं तो उसमें पहली डिग्री का डिवैल्यूएशन हो रहा है। पर मैं आपसे समझना ये चाहता हूँ, त्रिपाठी साहब आपके पास जो लंबा तजुर्बा है, क्या वाकई हमारे पास में इतने जिम्मेदार बच्चे हैं जो एक साथ 2-2 कोर्स करने के लिए इच्छुक रहते हैं? उनकी क्षमता और योग्यता के संदर्भ में आप ऐसा मानते हैं, या आप इस व्यक्तिगत स्थिति को भी महसूस करते हैं कि आधे बच्चे हमारे बीच में ऐसे तैयार हो रहे हैं जो केवल और केवल नाम लिखाते हैं, 20 क्वेश्चन की सीरीज के भरोसे पे अपनी डिग्री हासिल करने की कोशिश करते हैं? क्या ये 2 डिग्री दे के हम अपनी डिग्रियों की अहमियत को और ज़्यादा जमीन के अंदर गाड़ देने की कोशिश नहीं कर रहे? ये मेरा सीधा सवाल है, आपकी टिप्पणी। निश्चित रूप से नहीं कर रहे हैं। जी। मेरा पूरा समर्थन इस नई व्यवस्था को है। जी इस नई व्यवस्था को समझने के लिए अभी जैसे यूजीसी के चेयरमैन साहब का जो इंटरव्यू आ रहा था, जी जो श्री कमलाकर सिंह जी ने जिसके बारे में अभी इशारा किया, जी उसमें उन्होंने एक बड़े पते की बात कही थी कि ये जो है व्यवस्था वैकल्पिक है। इसमें ये नहीं कहा जा रहा है कि सभी छात्र जो है इस प्रकार से डबल डिग्री लेने के लिए निकले। जी जो बहुत हिम्मत वाले, करेजियस और मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जी। हैं, उनको आगे आना है और वो 2 डिग्री जो है ले सकते हैं। और जैसा कि अभी बताया गया, जो अच्छे स्तर के कॉलेज हैं वही दोनों कॉलेज जो है ये डिग्री प्रदान कर सकते हैं। तो अच्छे स्टूडेंट अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो इस व्यवस्था के अंदर उनको एक मार्ग होना चाहिए, क्योंकि अगर वो 2 डिग्री रखता है तो उसकी एम्प्लॉयबिलिटी या उसको काम मिलने के अवसर जो हैं वो अधिक हो जाएंगे। और अगर मिली जुली उसकी जो जानकारी होगी, संभवतः प्राइवेट सेक्टर में उसको जो है अधिक उसको महत्व मिलेगा और वो अपने जीवन को जो है काफ़ी आगे बढ़ा सकेगा। तो ये एक पूरी तरह से एक वैकल्पिक व्यवस्था है। जो मेरिटोरियस छात्र हैं, जो मेधावी छात्र हैं, उनको आगे बढ़ने के लिए ये एक नया मौका दिया गया है, नया अवसर दिया गया है। और नई एजुकेशन पॉलिसी एक क्वालिटी की जब बात करती है तो निश्चित रूप से जो मेधावी छात्र हैं उनको रोकना भी उचित नहीं है कि उनको भी आप उसी रट में डाल दें। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो केवल डिग्री प्राप्त करने का प्रयास करता है, लेकिन आप जैसा जानते हैं डिग्रियों की भी कोई वैल्यू नहीं रह गई है। वैल्यू डिग्री की तब मानी जाती है कि उसके आधार पे आप आर्थिक रूप से कितना कमा सकते हैं जीवन में। अगर आप नहीं कमा सकते हैं तो उस डिग्री के कोई महत्व नहीं है। लेकिन अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने के लिए अगर कोई छात्र 2 वर्ष में या 3 वर्ष में या 4 वर्ष के अंतराल में डबल पीजी या डबल यूजी कर लेता है तो इसके लिए ये द्वार खुले होने चाहिए। और जैसा कि ये है कि एक डिग्री वो विदेश से भी साथ ही साथ ले सकता है ऑनलाइन स्टडी करके, ये सभी प्रकार के ऑप्शंस जो खुले हैं ये सबके लिए वैकल्पिक है। अगर आप नहीं लेना चाहते हैं न लें, आप जो है सामान्य ट्रेडिशनल तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ें। हालांकि जो आज ट्रेडिशनल तरीका है उसमें भी जो है मल्टीपल चॉइस आ गई है और कुछ तो उसमें चॉइस लेनी ही पड़ेगी। कुछ आपके मुख्य विषय हैं अंडर ग्रेजुएट में, कुछ गौण सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको दूसरी जानकारी चाहिए। लेकिन कुल मिलाकर जो एक फ्लेक्सिबिलिटी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आई है वो स्वागत योग्य है और देश को आगे बढ़ाने वाली है। क्योंकि 35 साल पहले जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसका एकमात्र उद्देश्य केवल संख्या बढ़ाना था कि हमारे छात्रों की संख्या GER जिसको हम कहते हैं वो बढ़ जाए। आज जब हम संख्या हमारी करीब 25-26%, 1/4 भारत जो है वो हायर एजुकेशन में पढ़ रहा है, जो इंटरमीडिएट जो 12वीं पास करके निकल रहा है,
उसको आगे बढ़ाने का भी आगे विचार है, लेकिन कुल मिला के गुणवत्ता बढ़ाने की बात है। आपने कहा ये दुकानें खुल गई हैं, जो निजी विश्वविद्यालय हैं या निजी जो हैं वो एक दुकान की तरह से काम कर रहे हैं, मैं इससे पूर्णतः असहमत हूँ। ये दुकानें नहीं हैं, ये भारत के शिक्षा व्यवस्था के पूरक हैं, क्योंकि सरकार जो है सबको शिक्षा प्रदान करने में असफल रही है, इसलिए निजी क्षेत्र को बुलाया गया है, बल्कि निजी क्षेत्र को हिचकिचाहट के साथ बुलाया गया है, खुल के उनको अभी काम करने नहीं दिया जा रहा है जो अभी अपेक्षित है। और विदेश के जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनको भी आमंत्रित हम कर रहे हैं, लेकिन आधे मन से कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा उनमें शर्तें लगा रहे हैं कि कोई आने के लिए यहाँ तैयार नहीं होता है। तो अपनी असहमति के साथ में और फैसले की सहमति के साथ में है त्रिपाठी साहब। मैं जाना चाहता हूँ डॉक्टर मनोज पांडे जी के पास, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा आपके साथ में है त्रिपाठी साहब। शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में आपने बात की, मेरे पास दो विचार हैं शिक्षा के उद्देश्य के संदर्भ में। एक विलियम एस बरोज का है, जिन्होंने ये कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य तथ्यों का नहीं मूल्यों का ज्ञान प्राप्त करना है। तो हम कौन से मूल्य की बात कर रहे हैं और किसके मूल्य की बात कर रहे हैं? ये जो तमाम विश्वविद्यालय हैं इन्हें मूल्य मिले इसके संदर्भ में, या जिन नैतिक मूल्यों के प्रति मनुष्य जीवन का आग्रह रहता है उनकी बात करें? एक सवाल तो मेरा ये है। दूसरा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, विचारक रहे, उन्होंने इलाहाबाद के दीक्षांत समारोह में ये कहा था कि विश्वविद्यालय का दायित्व मानवता, सहनशीलता, तर्क, विचारों का विकास एवं सत्य की खोज करना है। कहाँ है ये सब? डिग्री हासिल करना ही केवल उद्देश्य रह गया, और डिग्री देने की इतनी आतुरता है कि बच्चे 3 साल के अंदर एक डिग्री पर्याप्त नहीं है, ढंग से पढ़ लें और उस डिग्री के लिए अपने आप को पात्र साबित कर दें, इसका संकट है। हमने शिक्षाकर्मी व्यवस्था के अंतर्गत देखा कि जो लोग बीए और एमए की डिग्री लिए हुए थे, जब उनके क्लासरूम में गए बीच में शिक्षा की गुणवत्ता के अभियान के तहत, तो उन शिक्षकों को अपने नाम लिखने तक नहीं आए थे, वो डिग्रीधारी थे। ऐसे देश के अंदर अब डिग्री केवल अवधि के अंतर्गत थोक में मिलेगी, इसकी हामी आप कैसे कर पा रहे हैं त्रिपाठी साहब? मेरी जानने में दिलचस्पी है। और उस उद्देश्य के संदर्भ में क्या है जो शिक्षा के संदर्भ में बात कही जाती थी? आपने जो कहा उसके दो भाग हैं। पहला भाग तो आपने ये कहा अपना नाम नहीं लिख पाते, जो उसकी गुणवत्ता बताता है कि किस प्रकार से वो अर्ध शिक्षित हैं जी, उनके पास डिग्री है लेकिन वो पूरी तरीके से शिक्षित नहीं। दूसरा जो आपने महत्वपूर्ण बिंदु उठाया जी, वो नैतिकता का है, मॉरलिटी का है, एथिक्स का है, या किसी भी छात्र के पर्सनालिटी डेवलपमेंट का है कि वो अपने चरित्र को किस प्रकार से उठाता। मैं आपसे 100% सहमत हूँ कि शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह भी होना चाहिए, और जो हम डिग्री प्रदान करते हैं उसमें कहीं न कहीं इसका समावेश होना आवश्यक है, और इसको शिक्षाविदों को देखना पड़ेगा कि हम अपने छात्रों के अंदर किस प्रकार से नैतिक भावना उत्पन्न कर सकें मानवता के प्रति। जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जी, इलाहाबाद के दीक्षांत समारोह में, उसी विश्वविद्यालय में मुझे पढ़ने का अवसर भी मिला जी, कि मानवता के मूल्यों को निश्चित रूप से उठाया जाए, परंतु उसी के साथ साथ हमारा इतना विशाल देश है, आर्थिक समस्याएं हमारी मुख्य समस्याएं हैं जी। अगर हमारे छात्रों को आर्थिक उत्थान नहीं मिलेगा तो ना उनका व्यक्तिगत उत्थान हो पाएगा और ना ही देश का उत्थान हो पाएगा। इसलिए हमें एम्प्लॉयबिलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, रोजगार का ध्यान रखना पड़ेगा। त्रिपाठी साहब बाकी बिंदुओं पर सहमति रखते हुए भी इस फैसले के साथ में है, पर क्या डॉक्टर मनोज पांडे जी का निजी अनुभव इस फैसले के साथ में है? क्या डॉक्टर मनोज पांडे जी मानते हैं कि ये वाकई गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्रांतिकारी कदम साबित होगा? क्या वाकई ये रोजगार की नई संभावनाओं का सृजन कर देगा? या मनोज पांडे जी मान रहे हैं कि और कुछ तो नहीं होगा, पर ये जो भीड़ बीच में निजी विश्वविद्यालयों की आ गई है, कुछ विश्वविद्यालय अच्छे हो सकते हैं अफवाह स्वरूप, मैं त्रिपाठी साहब से इत्तेफाक रखता हूँ, लेकिन निजी अनुभव जो अपने दाएं बाएं आगे पीछे देख रहा हूँ, कुल मिलाकर साल फीस इतने का ही खेल है। रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, अगर आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो 3 साल का समय लगेगा, 3 साल के बाद आइए अपनी डिग्री ले जाइए। अब और सहूलियत है, एक डिग्री की कॉस्ट अगर 1.5 लाख थी, 2.5 लाख में 2 लीजिए। मनोज पांडे जी, आपसे जानना चाहता हूँ कितनी चिंता है आपको इस फैसले के साथ में? या आपको लग रहा है साहसिक फैसला है, सबको खड़ा होना चाहिए, आपको इस बात का अफसोस होना चाहिए
आप ऐसे दौर में पढ़ाई नहीं किए, नहीं तो आपके हिस्से में भी 4-6 डिग्रियां अतिरिक्त होती। इस बात का कोई मलाल आपके हृदय में है कि ऐसे क्रांतिकारी फैसले आपके दौर में नहीं लिए गए? देखिए, एक बात बता दूं जी कि बहुत पहले एक बात कही गई शिक्षा के बारे में कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बनी। जी अब शिक्षा को अगर दो भागों में बांट लें जी तो एक ग्लोबलाइज्ड जो ग्लोबलाइजेशन है उसका ईरा है और दूसरा ग्लोबलाइजेशन से पहले का ईरा है। पहले हम शिक्षा को नैतिकता, नैतिक मूल्यों और समाज में परिवर्तन और समाज में उसके परिमार्जन के लिए दिया करते थे। आज शिक्षा पकौड़ा तलने के लिए दी जा रही है। हम ये मान के चलते हैं कि हमें अपने विद्यार्थी को शिक्षा कम और रोजगार ज़्यादा देना है, पहली बात। दूसरी बात कि पहले राजनीतिक दलों को, देखिए राजनीतिक इच्छा शक्ति से बहुत सारे कार्य किए जाते हैं, तो आज जो डिग्री दी जा रही है वो डिग्रियां केवल इसलिए दी जा रही है कि एक तो सरकार, पहले सरकार कहती थी GER बढ़ाओ, जो अभी हमारे एक साथी कह रहे थे GER की बात कर रहे थे। दूसरा, अब सरकार का ध्यान इस पर है और सरकार अब ये कह रही है कि नहीं, रोजगार दो और रोजगार के लिए डिग्रियों को बांटो। NEP लागू हो गई, CBCS भी लागू हो गया, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम भी लागू हो गया, बहुत सारी चीज़ें। इंफ्रास्ट्रक्चर पर तो कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन हम डिग्री देने के संसाधन बनते जा रहे हैं। और अगर देश स्तर पर आप देखें तो यदि देश में जो हमारे केंद्रीय या राज्य विश्वविद्यालय हैं सारे देश में, तो उनकी तुलना में निजी विश्वविद्यालय और निजी शैक्षणिक संस्थान बहुत खुल गए हैं। तो इन निजी शैक्षणिक संस्थानों को, निजी विश्वविद्यालयों को चलाने की जिम्मेदारी भी भारत सरकार की है। भारत सरकार धीरे धीरे या राज्य सरकारें धीरे धीरे पदों को समाप्त कर रही हैं। और राज्य सरकारें, पहले राजनीतिक रूप से एक स्लोगन हुआ करता था कि चिकित्सा, शिक्षा और रोटी, कपड़ा और मकान, चिकित्सा, शिक्षा, इसकी जिम्मेदारी सरकारों की है। लेकिन सरकारें अब अपने इस दायित्व से पीछे हटना चाहती हैं। 2 डिग्री दे करके, और अभी हमारे एक विद्वान साथी कह भी रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां दी जानी चाहिए या देने के लिए इस तरीके की डिग्रियां दी जाती है। बात सही है कि इस ग्लोबलाइज्ड ईरा में केवल और केवल वो, उनका ये भी कहना था हमारे साथी का कि भाई बड़ा बुरा लगता है अगर डिग्री है और डिग्री के साथ यदि किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं मिलता तो आपकी सारी डिग्री बेकार। तो बेकार डिग्री को लेकर के क्या करेंगे? तो अब सारी चीज़ें रोजगार से जुड़ गई हैं, एम्प्लॉयमेंट से जुड़ गया है, और एम्प्लॉयमेंट में हर तरह की स्किल डेवलपमेंट की बात होने लगी है, NEP आ गई है। तो सरकारें अब अपने जो उनकी जो नैतिक जिम्मेदारी थी, जो संवैधानिक जिम्मेदारी थी, उनको छोड़ करके सरकारें अब आज की तारीख में अब शिक्षा को नैतिक मूल्यों से न जोड़ करके रोजगार से, और रोजगार में भी रोजगार चाहे वो जिस तरीके का हो उस तरीके के रोजगार को वो पर मेरा मनोज पांडे जी थोड़ा आपसे अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा करने का अनुरोध है। आप स्वयं प्रोफेसर हैं, आप कई बच्चों के संपर्क में रहते हैं। क्या आपने अपने इतने लंबे शैक्षणिक अनुभव में यह महसूस किया कि यार क्या कमाल के छात्र मेरी क्लास में आते हैं, कहाँ केवल एक ही पाठ्यक्रम में फंस के रह गए हैं, इनको तो और पाठ्यक्रमों में भी होना चाहिए था। बड़ा अन्याय हो रहा है नई व्यवस्था के अंतर्गत जो चल रही थी, अब इनकी प्रतिभा के साथ न्याय होगा। इतने प्रतिभा संपन्न, इतने संभावनाशील युवा हमारे बीच में हैं, इनको हमने कितने बंधन में बांध रखा था, सही मौका अब मिलेगा। यह आपको लगता है जो थे वो ढंग से पढ़ने के लिए तैयार नहीं थे, अब और ज़्यादा अवमूल्यन का रास्ता हमने खोल दिया है? थोड़ा दो टूक बात आपसे करना चाहता हूं, उम्मीद करता हूं आप अपने अनुभव को साझा करेंगे। अब मैं दो टूक बात, अब 2 टूक इसका जवाब भी दे दूं। देखिए, पहले कबीर के एक दोहे से अपनी बात कह दूं कि वो जो कबीर का दोहा है कि गुरु शिष्य है, अरे वो गुरु कुम्हार है, शिष्य कुंभ है, और वो घड़ा मान लिया और गह काटे चोट, तब जो है माना गया। लेकिन अब जो बदला हुआ समय है, इसमें गुरु शिष्य का कोई रिश्ता नहीं, शिक्षक शिक्षार्थी का कोई रिश्ता नहीं। और शिक्षा, पहले मैंने कहा कि शिक्षे तुम्हारा नाश हो तुम नौकरी के हित बनी, तो अब ये शिक्षा नौकरी के हित के लिए बनी हुई है। और सरकारें, मैंने फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकारों की जो जिम्मेदारी है, जो छात्र जीवन में हम सब छात्र जीवन में भी कहते थे, मैं आज भी कहता हूँ कि भाई बात सही है, 100% शिक्षा पर व्यय हो,
कम से कम 10%। सरकारें अब व्यय नहीं करना चाहती, सरकारें शिक्षा को निजी क्षेत्रों के हवाले कर देना चाहती है और निजी क्षेत्रों के हवाले निजी हुई क्षेत्रों के शिक्षा- हवाले कर देना चाहती है। मनोज पांडे जी की इस बात को लिखित शिकायत है और उनकी शिकायत नाजायज नहीं है। राधाकृष्णन आयोग बना था आज़ादी के बाद, जिसने स्पष्ट तौर पर उच्च शिक्षा के संदर्भ में कहा था कि उच्च शिक्षा का दायित्व सरकार का है। आर्थिक सहायता विश्वविद्यालयों को उपलब्ध कराने का अर्थ सरकारी हस्तक्षेप नहीं है, लेकिन सरकार को उच्च शिक्षा के संदर्भ में अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। यह आज़ादी के समय इस देश का दृष्टिकोण था। पर गुजरते गुजरते 1992 में यूजीसी द्वारा गठित डॉक्टर के पुनैया की समिति जो आई, उसने सारी संस्कृतियां निजीकरण के हवाले कर दी। माना गया निजी क्षेत्र जो है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा। मेरे साथ में प्रोफेसर पवन शर्मा जी हैं, मैं उनसे समझना चाहता हूँ। पवन जी, वाकई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं आ गया? हम अतीत में पढ़ते हैं, उस समय के जो मिडिल पास हुआ करते थे, इंटर पास हुआ करते थे, उनकी भी योग्यता, उनकी क्षमता, उनकी लिखावट, उनकी भाषा की समझ, इसके लोग कायल हुआ करते थे। और अब का संकट है, जो डिग्री मिली है ना, उस डिग्री का नाम भी अगर ठीक से लिख दें तो उसके लिए भी हम आभारी हो सकते हैं। ऐसा एक बड़ा वर्ग हमारे बीच में रहता है जो डिग्रीधारी है, और अब इसके बीच में ये नई व्यवस्था है। हिमायती हैं आप बतौर शिक्षाविद इस नई व्यवस्था के, या आपको लग रहा है पुनर्विचार की जरूरत है? नई शिक्षा नीति की बात हो रही है, बहुत अच्छी बात है, पर नए के अनुसार करने क्या जा रहे हैं, इस पर भी बात होनी चाहिए। हिमांशु भाई, आपने राधा कृष्णन आयोग की बात की जी, जो 1948 में जी, हमारे सम्मुख आया जी, आप यदि इस पूरे कमीशन की रिपोर्ट को पढ़ेंगे जो काफी मोटी है, जी, तो ध्यान में आता है कि 1948 में यदि पूरी सिफारिशें ही उसकी लागू हो गई होती जी, तो आपकी जो आज पीड़ा है कि शिक्षा में अवनति के गर्त तक जा रही है, तो मुझे लगता है रुक गया होता वो सारा मामला। जी, 1964 में उठारी कमीशन बना था, जी, उसकी भी सिफारिशें यदि यथावत लागू हो गई होती तो भी आज शिक्षा की यह दशा और दिशा नहीं होती। जी, आपने कहा कि मूल्यों की बात हम शिक्षा में करते हैं। जी, हितोपदेश का एक श्लोक है, विद्या, हम सबने अपनी प्राथमिक शालाओं में पढ़ा होगा, जी, विद्या ददाति विनयम विनयाद याति पात्रताम पात्रत्वाद धर्म वाप्नोति धनात् धर्म ततः सुखम। जी, विद्या और सुख का अंतः संबंध है भारतीय संकल्पना में। जी, विद्या जो है वो सुख के बिना बेमानी, और सुख जो है वो विद्या के बिना निराधार है। जी, पिछले 50, 60, 70 सालों में विद्या का संबंध सिर्फ पैकेज के साथ रह गया, जी, जिसको हम सुख मानते हैं। विद्या ददाति विनयम, विद्यार्थी से विनम्रता आएगी, विनम्रता से पात्रता आएगी, पात्रता से धन कमाएंगे। जी, हम जरा ध्यान करें कि जो विगत दिनों की शिक्षा है उसमें पात्रता कहाँ है? जी, पात्रता कहीं लुप्त हो गई। विद्या की संकल्पना यदि हम करते हैं तो उपनिषदों की बात करते हैं, ईश उपनिषद की बात कर लें तो विद्या से अभिप्राय लोक और परलोक दोनों के साधन मात्र से है, दोनों को साधना पड़ता है। जी, ये सब बातें जो शिक्षा की बात अभी एक बंधु कर रहे थे कि शिक्षा तू नौकरी के हित बनी तेरा नाश हो, निश्चय ही भर्तृहरि भी यही बात कहते हैं अपने नीति शतकम में कि विद्या जो है अर्थ करी, यश करी, लाभ करी। देखिए, यदि आपकी उदर पूर्ति विद्या के माध्यम से नहीं होती है तो भी बेमानी है, लेकिन उदर पूर्ति के साथ साथ जीवन के मूल्य भी यदि आप में इनकलकेट नहीं हो रहे हैं तो वह उससे भी ज्यादा बेमानी है। पिछले दिनों की जो शिक्षा व्यवस्था है, अभी 2020 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसके बारे में एकदम कोई भी निर्णय कह देना। अभी आपके कैप्शन में देख रहा था, आपका कैप्शन भी बता रहे थे कि 2012 के लगभग भी ये प्रयास शुरू हुए थे ड्यूअल डिग्री के, और दिल्ली विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया दोनों विश्वविद्यालयों की मिलाकर भी एक संयुक्त डिग्री दी जाने की बात प्रचलन में आई थी, जो धरातल पर भी उतर आई थी। ये सही है जी। भारत के परिप्रेक्ष्य में यदि हम विद्या व्यवस्था का मूल्यांकन करते हैं तो अंग्रेजों के आने से पूर्व यानी 1835 से पूर्व जी अनेक जो विद्या के संस्थान हैं वो इस प्रकार की व्यवस्था लागू करते हैं। अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि ये जन सामान्य के लिए कंपलसरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है कि हर आदमी 2 डिग्री लेगा ही लेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, हमारे यहाँ सेना में भर्ती होती है,
बहुत अर्ली स्टेज पर भर्ती हो जाती है। 12वीं के बाद ही विद्यार्थी सेना में चला जाता है। जी आपको ध्यान में होगा, सभी विद्वान हैं, कि सेना में जाकर वो सेना की अपनी जो रैंक होती है उसकी भी पढ़ाई करता है, उसका भी एग्जाम पास करता है और उसके समानांतर वो ग्रेजुएशन की डिग्री भी कंप्लीट करता है। जी तो ये जो विद्यार्थी जो डुअल डिग्री की बात है कि एक ही साथ वो 2 डिग्री ले सकता है, तो पहली बात तो हिमांशु भाई ये सबके लिए अनिवार्य नहीं है, कंपल्सरीली नहीं है। जी जिनमें दम होगा वो आएंगे, जिनमें दम नहीं है वो 1 डिग्री लेंगे, ये तो सही है। अच्छा, शिक्षा में लंबे समय से कोई ऐसा नहीं कोई ये पहली बार प्रयोग हो रहा है। मैं पवन जी बीच में राष्ट्रीय रोकना शिक्षा चाहता हूं। नीति ये जो आपने बात कही जिसमें दम होगा वो ले सकता है, जिसमें दम नहीं होगा वो नहीं ले सकता है। मेरा अंदेशा ये है, मेरी चिंता ये है, मेरा सरोकार ये है, ये दम उसकी मेधावी क्षमता के संदर्भ में है या आर्थिक हैसियत के संदर्भ में है। निजी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत बड़े पैमाने पर डिग्री बांटने का जो खेल देश में चल रहा है कि आपको एक निश्चित फीस जमा करनी है, 3 साल का इंतजार करना है और अंततः अपनी डिग्री हासिल कर लेनी है। तो कुल मिलाकर जिसकी हैसियत 1.5 लाख रुपए देने की थी वो इस रास्ते पे जा रहा है। अब ड्यूअल पैकेज आएगा, जैसे मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि आप बर्गर के साथ में अगर कोल्ड ड्रिंक भी साथ में लेते हैं तो थोड़े डिस्काउंट के साथ में आपको मिल जाता है। तो ये ड्यूअल डिग्री भी अब डिस्काउंट के साथ इन दुकानों पे मिलेगी। ये जो विश्वविद्यालय हैं इनके दुकानों में तब्दील हो जाने का जो सिलसिला चल निकला है, ये फैसला उसे और तो नहीं बढ़ा देगा? क्या आपको नहीं लगता है कि ये कॉम्बो ऑफर इस देश की शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा तो नहीं बन जाएगा? और अगर बन जाएगा तो आप जैसा शिक्षाविद इसको लेकर चिंतित है कि नहीं, और अगर है तो क्या कुछ करने की योजना बना रहा है, ये जानने में दिलचस्पी है। मैं वही बात, मेरी बात पूरी होने दीजिए। पिछले 200 सालों से लगभग भारत में अंग्रेजों के आने के पूर्व इस प्रकार की परंपरा थी ही नहीं अस्तित्व में परीक्षा की। सब विद्वान लोग हैं, सबको पता है जी। ये परीक्षा की व्यवस्था अंग्रेजों के आने के बाद नौकरी देने के दृष्टिकोण से विकसित हुई। और वर्तमान धर्मपाल जी की किताब है ब्यूटीफुल ट्री, जो भारतीय शिक्षा के ऊपर लिखा गया प्रमाणिक ग्रंथ है, जो इंडिया हाउस लाइब्रेरी लंदन से उन्होंने एजीटी संकलित करके रिपोर्ट्स को प्रकाशित किया है। हिमांशु भाई, ये कल भी ये समस्या थी कि डिग्री मिलने के बावजूद भी बच्चे को नौकरी नहीं मिलती थी, उसको नौकरी से संबंधित परीक्षाएं पास करनी होती थी। इसलिए ऐसा नहीं था कि सिंगल डिग्री के बाद भी उसको कोई नौकरी मिल जाती। गांधी जी की बड़ी भारी चिंता रही है नई तालीम को लेकर। गांधी जी चाहते थे कि विद्या शिक्षा लेने के बाद विद्यालय से बाहर निकलते ही विद्यार्थी अपनी रोजी रोटी कमाने लगे। यह विद्या या यह जो शिक्षा जिसको हम कंटेम्परेरी भारत में पढ़ रहे हैं, यह विद्यार्थी को उसकी रोजी रोटी जुटाने में उतनी सफल नहीं रही जितने की उसको होना चाहिए था। यद्यपि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको रोजगार के साथ जोड़ने के भरसक प्रयत्न हुए थे। इसलिए घबराने वाली बात इसलिए नहीं है क्योंकि जिसके पास मेधा होगी वही 2 डिग्री के लिए जा पाएगा। पैसे का इससे संबंध उतना ज्यादा नहीं है। आपकी बात कहीं सही हो सकती है कि कॉम्बो पैकेज मिल जाए, 1 डिग्री के साथ डिप्लोमा फ्री मिल जाएगा, 2 डिग्री के साथ बाद में 1 डिप्लोमा फ्री मिल जाएगा, हो सकता है। ये सब भविष्य के गर्त में छुपा है। लेकिन डिग्री मिलने के बावजूद भी रोजगार उन्हीं को मिलेंगे जिनके पास मेधा होगी, जो मेधा संपन्न होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उन सारी संभावनाओं को एक्सप्लोर करती है जिनके माध्यम से विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाए, विद्यार्थी अपनी क्षमताओं का उपयोग कर पाए। प्रोफेसर पवन शर्मा जी लगातार इस बात को कह रहे हैं जिसमें मेधा होगी वही इस प्रक्रिया का लाभ ले पाएगा। लेकिन मैं डॉक्टर कमलाकर सिंह जी आपसे समझना ये चाहता हूं, जो आपका 4 दशक का शैक्षणिक जगत का अनुभव है, इस देश की शिक्षा व्यवस्था में जरूरत एक साथ 2 डिग्रियां पाना था, या इस देश की जरूरत है कि 1 डिग्री उपलब्ध कराने के लिए जिस प्रकार के शिक्षक उपलब्ध कराए जाने चाहिए, विश्वविद्यालय बना दिए, कुलपति का पद बना दिया, लेकिन 20-20 साल होने के बाद भी विश्वविद्यालय ऐसे जिनमें एक प्रोफेसर नहीं है, सारा काम असिस्टेंट प्रोफेसर के भरोसे चल रहा है। एसोसिएट प्रोफेसर हो गए तो बहुत बड़ी बात है। शायद ही कोई विश्वविद्यालय देश में ऐसा हो सरकारी स्तर पर जिसमें सारे पद भरे हों शैक्षणिक स्तर के। कहीं 40% खाली हैं, कहीं 50% खाली हैं, और अगर आप और डिटेल में जाना चाहें तो 90% खाली पदों की फहरिस्त भी हमारे पास में है। ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप ड्यूअल डिग्री दे रहे हैं। ड्यूअल डिग्री इस देश की पहली प्राथमिकता है कमलाकर सिंह जी,
या आप मानते हैं कि जो शिक्षक का काम है उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति 100% भरे जाएंगे? यह सरकार की प्राथमिकता में होना चाहिए था। ठीक है। जी कमलाकर जी। ये बहुत ही बढ़िया सवाल किया हिमांशु जी आपने। जी। ये क्या है कि पहली बात जो शुरुआत में कहा जी, पहली बात ये जो कही गई थी कि जिसमें दम होगा वो जाएगा, और हर जरूरी नहीं है जी। देखिए, कोई भी नीति या पॉलिसी बनती है डेमोक्रेसी में तो कुछ दम वाले लोगों के लिए नहीं बनती है जी। वो कॉमन के लिए बनती है, सर्वहित के लिए बनती है, सभी छात्रों के लिए एक समान बनती है जी। वो मैं कहना चाहता हूं। नंबर 2 ये है कि हमारे हिसाब से जो ये डुअल डिग्री की बात कर रहे हैं, पहले भी क्या होता था कि लड़का एक डिग्री कर लेता था, एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लेता था, तो उसमें क्या होता था कि उसकी क्वालिटी बनी रहती थी उसमें, क्योंकि एक छोटा प्रोग्राम रहता था, एक बड़ा प्रोग्राम रहता था, तो वो चलता रहता था, उसमें कोई बात नहीं। ये जो नई शिक्षा नीति आई है 2020, ये बेसिकली कंपार्टमेंटलाइज से हट करके दूसरा ये करना चाहती है, वोकेशनलाइज करना चाहती है। हमारे मित्रगण बैठे हुए हैं, सभी वरिष्ठ लोग हैं, मैं ये सब जानते हैं कि हायर एजुकेशन बेसिकली रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होता है जी। शुरू से जो ये रहा कि उच्च शिक्षा उन्हीं को लेना चाहिए था जो शोध और विकास की ओर ज्यादा जाना चाहें। अभी हम क्या करना शुरू कर दिए हैं कि अब हम इसको केवल वोकेशनलाइजेशन की तरह कर रहे हैं, तो हर चीज में वोकेशनलाइजेशन, हर चीज में वोकेशनलाइजेशन। आपने अभी पढ़ा होगा, मैं एक दिन पढ़ रहा था, पिछले दिनों वैश्विक स्तर पर एक चर्चा हुई है जी, एक वर्ल्ड लेवल पर चर्चा हुई है, और उसमें लिखा गया कि भारतवर्ष में तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन विशेषज्ञता का अभाव देखा जा रहा है। ये वैश्विक स्तर पर एक चर्चा हो रही है। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जैसा आपने कहा, एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही है कि आपने तो कह दिया कि हम वोकेशनलाइज करेंगे। आज 90% पद भरे नहीं हुए हैं शिक्षा के। जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा नई शिक्षा नीति में फिजिक्स वाला इकोनॉमिक्स पढ़ लेगा जी, कॉमर्स वाला वो ह्यूमैनिटीज पढ़ लेगा। तो ऐसे ऐसे महाविद्यालय हमारे यहाँ हैं जहां पर मान लीजिए फिजिक्स वाला है, वहां पर इकोनॉमिक्स के टीचर ही नहीं है, यूनिवर्सिटीज के पद खाली भरे हुए हैं। तो मैं समझता हूं कि शिक्षा नीति को मतलब जन सरोकार के माध्यम से कुछ जमीनी स्तर पर भी सोच करके ही विचार करना चाहिए। और आप बिल्कुल सच कह रहे हैं, हमारे जैसे मध्य प्रदेश का लूं तो एक सेमेस्टर बहुत बड़ा उदाहरण है यहाँ पर जी, बिना सोच करके हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया गया मध्य प्रदेश में जी। और ये जो सेमेस्टर सिस्टम है ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड मॉडल है, दुनिया में सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ सेमेस्टर सिस्टम हटा दिया गया। तो इसीलिए कहते हैं किसी भी चीज को सोच समझकर विचार करके हर बच्चों के हिसाब से, चाहे वो गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे वो बहुत प्रभावशाली हो, चाहे वो बहुत मेरिटोरियस हो और नॉन मेरिटोरियस हो, पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए कि हर छात्र को समान अवसर प्राप्त हो सके। ये नहीं होना चाहिए कि हम दम वाले लड़कों को दम वालों को कर पाएंगे। लेकिन जो मूल बात है उसके संदर्भ में मैं त्रिपाठी साहब आपकी भी टिप्पणी चाहता हूं। जो सवाल मेरा कमलाकर सिंह साहब से था ना, वही आपसे भी है। देश की जरूरत क्या है? खोज अन्वेषण की बात कमलाकर सिंह जी ने कही। उच्च शिक्षा के संदर्भ में कहा जाता है कि चिंतन, मनन और अन्वेषण, ये उच्च शिक्षा का मूलभूत उद्देश्य है। उच्च शिक्षा के विद्यार्थियों के संदर्भ में उम्मीद की जाती है कि वह चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और उसके आधार पर कुछ नया खोजकर समाज के बीच प्रस्तुत करेंगे। क्या ये आपको दृष्टिगोचर हो रहा है ये नई शिक्षा नीति में? एक तो सवाल ये, और मैं फिर पूछ रहा हूँ आपसे त्रिपाठी साहब कि वाकई हमारी जरूरत वर्तमान में इस बात की थी कि हम बच्चों को 2 डिग्री 3 डिग्री एक साथ उपलब्ध कराने के संदर्भ में छूट दे दें, या हमारी जरूरत इस बात की है कि जो 1 डिग्री उनको मिलनी है उस डिग्री को हासिल करने के लिए उन्हें योग्यता उपलब्ध कराने के लिए समुचित शिक्षक उपलब्ध कराएं। सारे के सारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हुए हैं, फिर भी डिग्रियां दी जा रही हैं। सरकारी विश्वविद्यालयों की हालत इतनी बुरी है। हमारे यहाँ पे कुशाभाऊ ठाकरे विश्वविद्यालय है, 2004-5 में अस्तित्व में आया, 2022 हो रहा है, 17 साल हो गए साहब। एक प्रोफेसर की भर्ती आज तक नहीं कर पाया ये विश्वविद्यालय। ऐसी हालत के बीच में 2 डिग्री 3 डिग्री ग्रेजुएशन की भी लीजिए, पोस्ट ग्रेजुएशन की भी लीजिए, मजाक कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग अपने बच्चों के साथ? कुछ कहेंगे त्रिपाठी साहब? हम बहुत कुछ कह सकते हैं।
हिमांशु जी, आपका जो कंसर्न है वो बिल्कुल उचित है जी। कि हम क्या कर रहे हैं और हम भविष्य में किधर जाएंगे। जी। दो तीन बातें हैं। आपने जो कहा, पहले आपने कहा कि ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस दुकान बन गए हैं। जी। अभी आप कह रहे हैं कि जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी कॉलेजेस हैं, वो भर्ती नहीं कर पा रहे हैं। जी। शिक्षा का स्तर दोनों जगह जो है वो बहुत ही दयनीय हो रहा है, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। जी। इसलिए किसी एक सेक्टर को कुछ कहना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार, आप जानते हैं, हर चीज़ को मिसमैनेज करती है। सरकारी तंत्र जो है वो एक ब्यूरोक्रेसी के तरीके से चलता है। इसलिए जहाँ पद खाली हैं वो पद खाली हैं, कहीं ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ नहीं हो पा रहा है, कहीं भर्ती नहीं हो पा रही। आप पीएससी से हर वर्ष प्रोफेसर नहीं भर्ती कर पा रहे हैं। 15-20 साल बाद एक बार आप जागते हैं और फिर आप 4-6 हज़ार एक साथ भर्ती करते हैं, तो वहाँ भी बड़ी दयनीय स्थिति है। और प्राइवेट कॉलेजेस की भी मैं बात आपसे सहमत हूँ कि बहुत से ऐसे हैं कि पैसा दिया आपने और 2 साल बाद 3 साल बाद वो तो गुणवत्ता बढ़ाने की दोनों जगह आवश्यकता है। उसके लिए ईमानदारी से प्रयास होने चाहिए। और कमलाकर सिंह जी ने शुरू में बड़े पते की बात कही थी कि जो नैक हमारा आ गया है, एक्रेडिटेशन सिस्टम, वो ईमानदारी से अगर काम करे तो हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी और छात्र जो है वो नैक के जो ग्रेडेशन है उसके हिसाब से ही वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का अपना समन्वय करेगा। दूसरी बात, आपने कहा कि छात्र को क्या 2 डिग्री दी है, 3 डिग्री दी है। देखिए, शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें हर एक को अपना व्यक्तित्व और अपनी मेधा को सर्वोच्च स्तर पर ले जाने के लिए मार्ग खुले हों। जी। हमें ज़बरदस्ती किसी के औसत के साथ चलने के बजाय, अगर मुझमें मेधा है तो मुझको आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। तो ये अवसर प्रदान करने की सुविधा सबको होना चाहिए। जो अवसर के साथ उसको प्रयोग करना चाहता है वो करे। जी। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में मैं आपको एक तथ्य सामने रखना चाहता हूँ। जी। विश्व स्तर में आज जो हमारी 10 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी। 10 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें से 7 प्राइवेट हैं। जी। 7 यूनिवर्सिटीज़ आर इन द वर्ल्ड टॉप मोस्ट लिस्ट। भारत क्यों नहीं उत्पन्न कर सकता है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दैट लेवल? जी। क्योंकि हमारा तंत्र ऐसा है, जो सरकारी एजेंसियां जांच करने जाती हैं, जिस प्रकार से जांच होती है उनकी, जिस प्रकार से छात्र और जिस प्रकार से सामाजिक हमारी व्यवस्था है। जी। आपने कहा हमारे नैतिक मूल्य कहाँ हैं? छात्रों को नैतिक मूल्य हम कैसे सिखाएंगे? जी। छात्र 45 मिनट के लेक्चर में नैतिकता नहीं सीख पाएगा। जी। नैतिकता सिखाने की जिम्मेदारी पूरे समाज की है। उस पिता की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो अपने बच्चे को एक जगह भर्ती करा के 3 साल के बाद उसके लिए डिग्री लेके आ जाता है। जी। उस पिता की नैतिकता कहाँ है? जी। नहीं, उस पिता की नैतिकता कहाँ है? इसी समाज में वो भी रह रहा है। जी। वो चाहता है एन केन प्रकारण हमारे लड़के को डिग्री मिल जाए, उसके लिए वो पैसा भी खर्च करने को तैयार। तो जब तक पूरे समाज में नैतिक मूल्य नहीं बढ़ेंगे, ये कहना कि केवल टीचर जो है वो लड़के में नैतिकता डाल देगा या शिक्षा व्यवस्था डाल देगी, ये संभव नहीं है। तो त्रिपाठी साहब चीज़ों से इत्तेफाक रखते हैं, साथ में ये भी बता रहे हैं कि निजी क्षेत्र का काम कितना बेहतर है। निजी क्षेत्र के संदर्भ में वर्ल्ड में प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो परफॉर्म कर रही हैं, भारत में भी निजी क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने वाली संस्थाएं मौजूद हैं। नरसिंह मोहन जी के संदर्भ में बात करें, अशोका यूनिवर्सिटी के संदर्भ में बात करें, मणिपाल के संदर्भ में बात करें, तो ऐसे शैक्षणिक संस्थान भी हैं जो देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए पहचाने जाते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल है कि देश की सरकार के द्वारा एक लंबे विमर्श के बाद एक नीति लाई गई और बताया गया कि ये क्रांतिकारी फैसला है। और मैं मनोज पांडे जी आपसे जानना चाहता हूं कि क्या ये क्रांतिकारी फैसले में पहला ऐलान इस बात का नहीं होना चाहिए था कि इससे समयबद्ध तरीके से, चरणबद्ध तरीके से, एक निश्चित समय सीमा के अंदर हम सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी विश्वविद्यालय में कोई पद खाली ना रह जाए। ये छात्रों का ज़्यादा भला करता, या छात्रों को हम ये छूट देंगे कि भाई जितनी चाहो उतनी डिग्री आप एक साथ कर ले सकते हो। हमने व्यवस्था दे दी कि देखिए शिक्षा के अंदर का आप 2 डिग्री एक साथ ले सकते हैं, बस उनके पाठ्यक्रम के समय में अंतर होना चाहिए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ पांडे साहब, जो पाठ्यक्रम का समय है, क्या उस पाठ्यक्रम में भी क्लास अटेंड करने के लिए बच्चे आ जाते हैं, जो हम अलग अलग समय के आधार पर मानते हैं कि वो पहले इधर अटेंड करेगा और फिर दूसरे भी में भी अटेंड करेगा? आपसे जानना चाहता हूं इस व्यवहारिक पहलू को। 2 सवाल है मेरे। पहली जरूरत क्या थी? क्या ये नीति ज़्यादा कारगर नहीं होती, ज़्यादा प्रभावी नहीं होती, ज़्यादा असरकारक नहीं होती अगर सरकार ये संकल्प जाहिर करती कि हम कोई पद किसी विश्वविद्यालय में खाली नहीं छोड़ेंगे?
या ये व्यवस्था ज़्यादा आपको रुचिकर लग रही है कि भले ही पद ना रहें, भले ही शिक्षक ना रहें, पर डिग्री मिलना हम सुनिश्चित करेंगे, और एक नहीं दो डिग्री अब आपको एक साथ देना भी सुनिश्चित करेंगे? आपकी राय? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि विश्वविद्यालयों में या महाविद्यालयों में जो पद रिक्त हैं, निश्चित रूप से उससे शैक्षणिक गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, पहली बात। दूसरी बात कि सरकार ने आनन फानन में पूरे देश में एनईपी लागू किया, संरचनाओं की कमी है। तीसरी बात कि विश्वविद्यालय हमारे केवल डिग्री बांटने के अड्डे नहीं हैं, ये शैक्षणिक संस्थान है जहां शैक्षणिक गुणवत्ता की बात होती है। तो उचित होता कि पूरे देश में पहले जब एनईपी लागू किया गया, टीचर टाट का रेशियो बदला गया, तो पहले उस टीचर टाट के रेशियो पर नियुक्तियां की जाती, नियुक्तियों को करने के बाद कोई भी पद खाली न छोड़ा जाता, सरकार जो जीडीपी है उसका कम से कम 10% शिक्षा पर व्यय करती, और उच्च शिक्षा रिसर्च और डेवलपमेंट की चीज़ है। किसी भी देश के विकास के लिए रिसर्च और डेवलपमेंट जरूरी है। बहुत डिग्री बांटकर प्राइवेट नौकरियां दिए जाने से देश का बहुत भला नहीं हो सकता। देश में बहुत सारे ऐसे गरीब छात्र हमारे हैं, मध्यम वर्ग के छात्र हैं, निम्न मध्यम वर्ग के छात्र हैं, जिनके पास असीम मेधा है, जो देश को आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी, सरकार की इच्छा शक्ति की कमी और व्यवस्था में कमी और आनन फानन में बिना अधोसंरचना के, बिना मूलभूत संरचना के नई शिक्षा नीति जो लागू की गई है, एनईपी लागू की गई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये शायद अभी देश का भला नहीं कर पाएगी। एक साथ 2 डिग्री देना कोई अच्छी बात है, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ। डिग्रियां दी जानी चाहिए, जो मेधावी छात्र हैं उनको 1 नहीं 2 नहीं 3 डिग्री दे दी जाए। डिग्री देना अलग बात है, लेकिन उचित ये है कि हम उन गरीब छात्रों को जो निजी विश्वविद्यालयों में, निजी संस्थानों में नहीं पढ़ सकते हैं, उनके लिए सरकारी व्यवस्था करें, सरकार की व्यवस्था हो, और जीडीपी का कम से कम 10% रख करके, और ये जो निजीकरण है, इस निजीकरण को समाप्त किया जाए। निजी विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ रही है, निजी शैक्षणिक संस्थानों की संख्या बढ़ रही है, उनको समाप्त किया जाए और सारे पद भरे जाए। तो मनोज जी कह रहे हैं कि सरकार पहले अपना दिल बड़ा करे और अपनी मुट्ठी ढीली करे। शैक्षणिक क्षेत्र में एक पर्याप्त पैसा खर्च करने की जरूरत है, वो पैसा तो खर्च कर नहीं रहे हैं, प्रावधान दे रहे हैं। मैं कमलाकर जी एक और पहलू पे आपसे बात करना चाहता हूं। इस दौरान देश में निजी स्तर पर ही कॉलेज और विश्वविद्यालय खुले ऐसा नहीं है, सरकार को भी बड़ा शौक चल रहा है इस समय में विश्वविद्यालय खोलने का। एक दौर था जब हम भी पढ़ाई कर रहे थे, उससे पहले का भी दौर था, जिसमें कुलपति का पद बेहद सम्मान का पद था। कुलपति को राज्य मंत्री का दर्जा दिया हुआ था। आजकल कुलपति के संदर्भ में पदावनत करते हुए स्पेशल सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी या अंडर सेक्रेटरी तक ला दिए हैं। कभी कुलपति के आने पर मंत्री, मुख्यमंत्री खड़े हो जाया करते थे। आजकल देखता हूं वल्लभ भवन के या महानदी भवन के गलियारों में कुलपति बाहर खड़ा रहता है उच्च शिक्षा के सचिव से, तो छोड़िए अंडर सेक्रेटरी से मिलने के लिए, कि वो मेरे यहाँ के बजट के संदर्भ में कुछ पैसे रिलीज कर दिए। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कमलाकर सिंह जी, ये जो विश्वविद्यालय खोलने की होड़ है, ये क्या भला करने वाली है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जी। देखिए, मैं 2 बिंदुओं पर बात करना चाहता हूं जी। एक तो आपने जो पहली बात ये कही कि ये निजी विश्वविद्यालयों का जो खेल है और कुलपतियों की स्थिति जो बनी हुई है वो क्यों ऐसे हुई है जी। पहली बात तो मैं हमारे साथियों ने जो बात कही है उस पर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। जिस यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये 2 कहा है कि 102 डिग्री 3 डिग्री ले लीजिए जी, वही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने ये कहा है कि आप विदेशों से समझ कर लीजिए और विदेश की ज्वाइंट डिग्री ले लीजिए। वही विश्वविद्यालय, वही यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो 1956 का एक्ट है वो कह रहा है कि आप 3 लिख लीजिए, 1 ले लिए डिग्री, और कोई भी ले ले, उसमें सेलेक्टिव स्टूडेंट ले ले। मैं कहता हूं जो 1956 का एक्ट है उसका जो मिशन एंड विजन है, जो उसका उद्देश्य है, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि देश के विश्वविद्यालयों में शिक्षण
और अनुसंधान के मानकों का समन्वय, निर्धारण और रखरखाव करेगा। अब देखिए, जैसा कि हमारे प्रोफेसर साहब मित्र कह रहे थे कि विश्वविद्यालयों में रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसने ये 2 सर्कुलर जारी करे हैं रिसेंटली, इसका उद्देश्य ही है कि अनुसंधान के मानकों का समन्वय निर्धारण करेगा। तो वो उद्देश्य से अलग हटके नेशनल पॉलिसी में बनी गई। दूसरी बात, जहां आपने कही कि हमारे विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की स्थिति जो नाजुक बनी हुई है, उसके संबंध में मैं कहना चाहता हूं। ये बात बिल्कुल आपने सच कही कि एक जमाने में कुलपतियों का वर्चस्व ये होता था कि हम लोग भी पढ़ते थे, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो कुलपति तक तो संभव ही नहीं था कि पहुंच जाते थे, कभी नहीं पहुंच पाते थे। रजिस्ट्रार तक भी पहुंचना बड़ा मुश्किल हुआ करता था एक जमाने में। लेकिन अब स्थिति ये हो गई कि अब हर छात्र नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सीधे जाके रजिस्ट्रार से तो मिलता ही नहीं है, वो तो सीधे कुलपति से जाके मिलता है और वहीं पर जाके मिलता है। वहीं से स्थिति उसकी खराब होने लगी, शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है कि जैसे आपने कहा कि पद खाली हैं, हमारे विश्वविद्यालयों के पद इसलिए नहीं भरे जा सकते हैं कि जब तक, जैसे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने पद दे दिया कि 10 पद हमने आपको दे दिए, विश्वविद्यालय को 15 पद दे दिए, तो वो तो प्लान पोस्ट देती है 5 साल के लिए। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन पैसा देता है और फिर 5 साल के लिए के बाद सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो हम तभी पदों को भर सकते हैं जब उसकी कांकरेंस मिल जाए स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट कांकरेंस देती नहीं है कि क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट की भी स्कैर्सिटी फंड की रहती है, इसलिए नहीं देती है, इसलिए कुलपतियों पर मेरा कमलाकर जी यही तो आपत्ति है, राज्य सरकार की हैसियत नहीं बची है कि वह अपने स्तर पर इन पदों को भर पाए, उसकी आर्थिक स्थिति उसे इजाजत नहीं देती। आप खुद ये कह रहे हैं, पर इसके बावजूद भी तमाम राज्य सरकारें दनादन विश्वविद्यालय खोले जा रही हैं। जहां मौका लग रहा है हर चौक चौराहे पर वह अपना एक यूनिवर्सिटी खोल देने के लिए तैयार हैं। जिन राज्यों में 3-5 यूनिवर्सिटी होती थी, आज 15, 17, 20 यूनिवर्सिटी सरकारी हो गई हैं, पद भरे नहीं जा रहे। आप बड़े आराम से ये कह दे रहे हैं कि राज्य सरकार की स्थिति नहीं होती है। खिलवाड़ नहीं है देश के साथ। आप केवल ताली बजवाने के लिए और वोट लेने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम काम कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल देते हैं, एक कुलपति उसका बंगला, गाड़ी और इंतजाम कर देते हैं। पर जो असल काम है शिक्षक देने का, प्रोफेसर देने का, टीचर देने का, वो आपकी प्राथमिकता में कहीं नहीं है। और फिर भी देश को बताने की कोशिश कर रहे हैं, नई शिक्षा नीति लेकर आए हैं, अब देखो काम कैसे होता है। मजा नहीं कर रहे देश के साथ हम लोग। जी कमलाकर जी, ठीक कह रहे हैं आप। देखिए, एक बात जो आपने कही है कि एक तो पहली बात यह है कि जी आपने बिल्कुल सही कहा कि हम दनादन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोले जाते रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज खोले जा रहे हैं, कॉलेजेस खोले जा रहे हैं, सरकारी विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं। ये जो मैंडेट है ये, और उसको फिर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन मान्यता भी दे देती है, सेक्शन 2 में भी कर देती है, 12 में कर देती है। सब सारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं, जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं जिनको क्वालिटी चेक करना चाहिए, वो रेगुलेटरी बॉडी भी अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं, ताकि उनके सभी के स्टैंडर्ड बना रहे। एक बात से मैं ये सहमत हूं कि सभी निजी विश्वविद्यालय बुरे नहीं हैं। आपने जैसा कहा कि बहुत सारे देश के विश्वविद्यालय हैं जो निजी विश्वविद्यालय हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सच है। जैसा आदरणीय त्रिपाठी जी कह रहे थे कि दुनिया के बहुत सारे बड़े विश्वविद्यालय जो हैं, वो जो टॉप 10 के विश्वविद्यालय हैं, वो निजी विश्वविद्यालयों की भागीदारी, निजी लोगों के भागीदारी से ही बने हुए हैं। बिल्कुल सच बात है, दुनिया के बड़े विश्वविद्यालय जो हैं वो बने हुए हैं। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से हमारी गति नंबर बढ़ाने के विश्वविद्यालयों की और निजी विश्वविद्यालयों की बढ़ रही है, तो वो उचित नहीं है। मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि इस पर थोड़ा सा देखना चाहिए कि किस जगह कितनी जरूरत है। तो कुल मिलाकर अंकुश लगना चाहिए। कमलाकर सिंह जी वाकई इस बात के साथ में है। मैं आखिरी टिप्पणी के लिए एक बार फिर एन.के. त्रिपाठी साहब के पास में आना चाहता हूं, और त्रिपाठी साहब आपसे आपके अनुभव के आधार पर समझना चाहता हूं। नई शिक्षा नीति बड़ी उम्मीद के साथ में तैयार की गई, काफ़ी अन्वेषण के बाद तैयार की गई, शोध के साथ तैयार की गई, और बहुत सारी उम्मीदें सरकार और देश दोनों की इस शिक्षा नीति से है। क्या आपके जहन में कोई विचार है कि शिक्षा नीति के अंतर्गत चरणबद्ध पहला काम ये होना चाहिए और उसके बाद ये वाला काम होना चाहिए? आपकी टिप्पणी, इस कार्यक्रम की आखिरी टिप्पणी।
देखिए, राज्य सरकारों की जो प्रशासनिक स्थिति है जी वो केवल शिक्षा के क्षेत्र में नहीं बल्कि आप किसी भी क्षेत्र में देखें तो घोर अव्यवस्थाएं हैं। जी शिक्षा नीति ये नहीं कहती है कि राज्य सरकारें अपने विश्वविद्यालयों में पद ना भरें या कॉलेजेस को खाली रखें। शिक्षा नीति एक उद्देश्य को लेकर एक शिक्षा को हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं उसकी ओर आगे बढ़ रही है, ताकि समाज हमारा आगे आने वाला समाज कैसा होगा। सवाल अभी आप दोनों की आलोचना बराबर से कर रहे हैं। एक तरफ सरकार की भी आलोचना कर रहे हैं कि सरकार खर्च नहीं कर रही, वो कह रहे हैं 10% के अभी तो 3-3.25% भी नहीं खर्च कर पा रहे हैं हम जीडीपी का। और दूसरी तरफ निजी विश्वविद्यालय या कॉलेजेस वो भी भरमार पर। तो दोनों जगह ही जो है आपको शिक्षा का स्तर उठाना है और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक करना है। शिक्षा नीति का इस प्रशासनिक व्यवस्था को मान के चल रही है कि ये सभी कॉलेजेस में सभी पद भरे हुए हैं, सब लोग ठीक से पढ़ा रहे हैं, उसके बाद हमें क्या नीति लेके आगे बढ़ना है उस पर वो आगे बात कर रहा है। तो ये कहना कि शिक्षा नीति ये क्यों नहीं देखती कि शिक्षक के पद भरे हैं कि नहीं भरे हैं, ये उनका काम नहीं है। शिक्षा नीति जो है एक भविष्य में शिक्षा को कैसे गति दी जाए उसकी ओर आगे बढ़ रही है। और राज्य सरकारों का ये दायित्व है, केंद्र सरकार का भी दायित्व है, निजी क्षेत्र का भी दायित्व है कि वो अपने विद्यालयों को गुणवत्ता उसको प्रदान करें। और सबसे बड़ी चीज़ जो हमारी इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं वो इतनी लचर हो गई हैं और उनके वेस्टेड इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हैं कि वो ठीक से नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं और एक ऐसा नेक्सस पैदा हो गया, आपराधिक नेक्सस पैदा हो गया है जो शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत डैमेज कर रहा है। जब तक उसको हम अटैक नहीं करेंगे प्रशासनिक दृष्टि से, लेकिन शिक्षा नीति अपनी जगह पे जो है वो उचित है। आपने कहा 92 के बाद से जिस प्रकार से निजीकरण, 92 के बाद से भारत का समाज भी बदला है जी। निजी क्षेत्र उद्योग में भी आया, निजी क्षेत्र जो है वो इसमें भी आया और उस निजी क्षेत्र का ही आज कारण है कि हमारे लाखों लाख छात्र जो हैं वो आईटी के क्षेत्र में जा रहे हैं। सरकार इनको नौकरी नहीं दे पाती। आज कोई भी ऐसा परिवार मध्य वर्ग का नहीं है जिसका कोई न कोई भतीजा या भांजा आईटी में काम न करता हो या बैंकिंग सेक्टर में काम न करता हो। तो सभी को मिल के देश को हमको उठाना होगा। बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी त्रिपाठी साहब ने की है। नीति के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण बात नहीं, सबसे महत्वपूर्ण है कि नियामक संस्थाओं को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए देश की, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाना छोड़ दिया। एक विश्वविद्यालय के संदर्भ में, एक महाविद्यालय के संदर्भ में किस अनुशासन के साथ, किन जरूरतों के साथ, किन उपकरणों के साथ, किन संसाधनों के साथ संचालन होना चाहिए, उसके संदर्भ में जो ढुलमुल रवैया है वो दरअसल हमारे लिए समस्या है। उम्मीद करते हैं कि नई शिक्षा नीति के साथ में जितनी उम्मीदें देश ने बांध रखी हैं उन उम्मीदों को पूरा करने के लिए तंत्र को जो काम करना है वो अपना काम करेगा। उम्मीद करनी चाहिए कि तमाम विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में खाली पड़े पद भरे जाएंगे, तमाम योग्य लोग उन पदों पर बिठाए जाएंगे और सारे संसाधन उपलब्ध करा के आने वाली पीढ़ी को तैयार करने का काम किया जाएगा। आप 1 नहीं, 2 नहीं, 5 डिग्री एक साथ दें, लेकिन पहले उन डिग्रियों को देने लायक शिक्षक तो उन संस्थानों में उपलब्ध कराएं। आप डिग्री दे रहे हैं पर उन डिग्रियों को देने लायक शिक्षक तक आप नहीं दे रहे हैं, तो हम उम्मीद क्या करें कि इन डिग्रीधारी लोग देश के लिए कुछ भला कर पाएंगे। विचार होना चाहिए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। जिस प्रकार का माहौल है, जिस प्रकार की अव्यवस्था है, उसी को एक शायर ने बड़े ही अच्छे शब्दों में व्यक्त किया। हम अपनी पीड़ा उन शब्दों के माध्यम से ही व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने लिखा कि जब तलक रिश्वत न लें हम दाल गल सकती नहीं, नाव तनख्वाहों के पानी में तो चल सकती नहीं, डाकुओं के दौर में परहेजगारी जुर्म है, जब हुकूमत खाम हो तो पुख्तागारी जुर्म है, इस गिरानी में बुला क्या गुंचुए इमा खिले, जौ के दाने सख्त हैं तांबे के सिक्के पिलपिले, लोग अटकाते हैं कि रोड़े हमारे काम में, जिसको देखो खैर से नंगाए वो हमाम में। जोश मलिहाबादी ने सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में, सरकारी व्यवस्था के संदर्भ में बेखौफ लिखा। हम बेखौफ पढ़ रहे हैं, आप बेखौफ मनन कीजिए और फिर विचार कीजिए कि क्या कुछ हमारे बीच में होना चाहिए और उसके लिए हमें क्या भूमिका निभानी चाहिए। बहरहाल आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।